हम राजनीति में हैं तो राजनीति की बात तो थोड़ी करनी पड़ती है। बहुत बार हमने भी और कई और संस्थाओं ने किरण खेर जी के बारे में लापता के पोस्टर निकाल दिए। आपने लाखों करोड़ रुपए के पैकेज दिए जी, ये अनअप्लाइड को देंगे, ये छोटे दुकानदार को देंगे, ये देंगे, किसी को चंडीगढ़ में 1 रुपया नहीं आया। सोनिया जी ने एक फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए थे जिसमें ये इंश्योर कर दिया था कि हर गरीब आदमी को गेहूँ मिलेगी, चावल मिलेगा। तो बंसल जी की अपनी एक छवि है, एक बुद्धिजीवी की छवि है। उन्होंने सिर्फ देश में नहीं, इंटरनेशनल फोरम पे जाके भी कई बार हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया है। देखिए, मैंने आज से 20 साल पहले अपने मन में कहा था कि मैं चंडीगढ़ से कभी भी लोकसभा की टिकट नहीं मांगूंगा, ना मेरा ध्यान है, ना मैंने लड़ना है। कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को अप्रत्याशित फैसला लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। पुराने प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा की जगह वरिष्ठ नेता सुभाष चावला जी को दिया गया है। लेकिन इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ चावला जी मौजूद हैं। चावला जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपके ऊपर पार्टी ने विश्वास जताया है। पहला सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि क्या कारण हो सकते हैं जो पार्टी ने आप पर विश्वास जताया? धन्यवाद आपका, आपकी बधाई के लिए। कारण पार्टी है, नेशनल पार्टी है, इसमें लीडरशिप के सोचती है समय समय पर, जब भी वो महसूस करती है कि बदलाव होना चाहिए। तो एक ये रूटीन बातें हैं। हमेशा 6 साल हो गए थे उनको अध्यक्ष होते हुए। हालांकि बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन कई बार पार्टी के पास कुछ रिपोर्ट्स होती हैं कि अगर थोड़ा बदलाव कर दिया जाए तो शायद पार्टी को फ़ायदा हो जाए। तो मैं तो इसी को मान के चलता हूँ। संगठन बताया जा रहा है कि कमज़ोर पड़ता जा रहा है कांग्रेस का, तो उसको मजबूत करने के लिए क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, कमज़ोर नहीं है। कुछ कारण होते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये चंडीगढ़ शहर है, इसमें विपक्ष की राजनीति, जो एक मॉब की राजनीति के इकट्ठे करना लोगों को थोड़ा मुश्किल आ रही है। हमेशा बीजेपी भी विपक्ष में थी तो बहुत ज़्यादा कभी वो लोग इकट्ठे नहीं कर पाए। पर जो हमारी भूमिका होती है कि जो अलग अलग हमारे पास सोर्सेज हैं, मीडिया है, सोशल मीडिया है, एजिटेशंस हैं, समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, ऐसी बातें करके हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। और विपक्ष के पास यही एक हथियार होते हैं कि रूलिंग पार्टी के ऊपर प्रेशर डाला जाए ताकि वो जो लोगों के खिलाफ फैसले लेते हैं वो ना लें। और साथ साथ संगठन को भी मजबूती मिलती है कि जब लोगों से मिलते हैं लोग जाके तो कहते हैं कि लोगों की आवाज़ पार्टी उठा रही है। तो यही एक तरीका होता है संगठन को मजबूत करने का। चंडीगढ़ में निगम चुनाव आने को है, तो इसके लिए क्या नीतियां रहेंगी आपकी? देखिए, इस वक्त पार्टी में हम विपक्ष में हैं और पिछली बार आपको मालूम है हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही थी। और उसका कारण ये नहीं था कि हमारे कॉरपोरेशन में हमारे काउंसलरों ने काम अच्छा नहीं किया था। माहौल देश का इस वक्त ऐसा बना दिया गया था, उस वक्त इस तरह पोलराइजेशन कर दी गई थी। और क्योंकि चंडीगढ़ एक हिंदू डोमिनेटेड स्टेट है तो वो असर कर गया उस वक्त। इस बात पे मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। लेकिन वो जो ऐसे होती है ना पोलराइजेशन, वो थोड़ी समय के लिए रहती है। अब वो माहौल बदल चुका है। बहुत 6 साल में लोगों ने देख लिया कि क्या हाल हुआ। सबसे पहले नोटबंदी आई, नोटबंदी के बाद फिर जीएसटी आ गई, जीएसटी के बाद फिर कोरोना आ गया। कोरोना के में ये महामारी है, मैं इसको कोई नहीं करता कि पूरे वर्ल्ड में है, पर क्या घोषणाएं आपने की, क्या वो चंडीगढ़ में उसको फ़ायदा आया? आपने लाखों करोड़ रुपए के पैकेज दिए जी, ये अनअप्लाइड को देंगे, ये छोटे दुकानदार को देंगे, ये एम्प्लॉइज़ को देंगे, किसी को चंडीगढ़ में 1 रुपया नहीं आया। उसके उलट क्या हुआ, प्रवासियों के लिए बड़ी मुश्किल आई। कैसे लोगों ने, मैं समझता हूँ कि हमें धन्यवाद करना चाहिए चंडीगढ़ की जनता का, उन एनजीओज़ का, उन धार्मिक स्थानों का, चाहे मंदिर हो या गुरुद्वारे हों, जिन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए, लंगर 24 घंटे किए। सरकार की तरफ से क्या हुआ, प्रशासन की तरफ से क्या हुआ? सिर्फ अपने एम्प्लॉइज़ के लिए खाना बनाते रहे। और उसके उलट जो कांग्रेस की नीतियाँ थी, सब की सब उल्ट दी। हमारी जो नीतियाँ थी, मैं 2-4 का जिक्र करना चाहूँगा। चंडीगढ़ में कैरोसिन सिटी था, इसमें पहले मिट्टी का तेल डिपों पे मिलता था। उसमें कौन लेता था? गरीब आदमी जिसके घर दिया जलता है, या कोई चाय पकौड़े वाला जो बेच के करता है, या किसी का गैस जाना हो। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जी, ये कैरोसिन फ्री सिटी कर दिया। अब आज 1 लीटर तेल भी किसी को लेना हो तो लोग जाके माली या उधर से लेके ब्लैक में लेके आते हैं। फिर इन्होंने पीडीएस सिस्टम ख़त्म कर दिया। सोनिया जी ने एक फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए थे जिसमें ये इंश्योर कर दिया था कि हर गरीब आदमी को
20 किलो था, कहीं 20 किलो दाल मिले, आटा मिलेगा या गेहूँ मिलेगी, चावल मिलेगा, और वो इतना भरपूर था कि वो पूरा परिवार 1 महीने से आराम से खा सकता था। इन्होंने क्या किया कि चंडीगढ़ पीडीएस बंद कर दिया। उसे या क्या दे 190 रुपये महीना उसके खाते में देंगे। आप बताइए आज की महंगाई के ज़माने में 5 आदमियों का परिवार हो तो कभी इतने चलता है। उसके बाद एक बहुत पुरानी स्कीम थी चंडीगढ़ में, अभी लोगों के ध्यान में नहीं आ रही, जिस दिन आएगी लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हाउसिंग की है। हमारा था कि जो झुग्गी झोंपड़ी वाला है, जिसको उसका एक क्राइटेरिया बना हुआ था कि अगर उसके पास ये प्रूफ होंगे तो उनको पक्के मकान दिए जाएंगे। इन्होंने वो स्कीम ही उड़ा दी। इस बार जो मकान दिए हैं वो 3,000 रुपये महीना किराए पे दिए हैं। अब ये बताइए जो आज के हालात में है, और ख़ासकर कोरोना के बाद जो हालात हुए हैं, कोई गरीब आदमी इस पोजीशन में है कि वो 3,000 रुपये किराया दे दे। अब स्कीम ख़त्म कर दी। ये जो चीज़ें उन्होंने ख़त्म की हैं, ये हमें मजबूती देंगी। ये बात हम लोगों तक लेके जाएंगे, गरीब आदमी तक लेके जाएंगे। उसके उलट गांव में इन्होंने क्या किया, गांव मर्ज किए 2 साल पहले। कुछ शर्तें थी, हमने कांग्रेस ने रखी हुई थी कि अगर शर्तें, तो उन्होंने मानी कि हम जब गांव मर्ज हो जाएंगे हम 100 करोड़ रुपया गांव के विकास के लिए अलग से जो रेगुलर फंड है उससे अलग से देंगे। 1 रुपया नहीं दिया। इस साल के बजट में जो रेगुलर बजट आता है उसमें भी कटौती कर दी। पानी के रेट जो गांव में हमेशा सस्ते रहे वो 3 गुना वहाँ लोगों पे कर दिए। प्रॉपर्टी टैक्स का वादा था कि 10 साल तक हम कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाएंगे, उनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स भी लगा दिया। और अब तो दूसरा जो किसान आंदोलन है, अब ये आंदोलन के लिए बीजेपी बेफिक्र है जी, चंडीगढ़ में कौन से किसान हैं। मैं समझता हूँ कि किसान अपने लिए तो लड़ रहे हैं, लेकिन वो आम जनता के लिए भी लड़ रहे हैं। ये जन आंदोलन है। अब देखिए सड़कों पे चंडीगढ़ में कौन मिलेगा आपको, स्टूडेंट, लड़कियां, यंग, छोटे छोटे बच्चे लेके आए, क्या वो किसान हैं? नहीं। लेकिन उनकी जो भावनाएं मोदी सरकार के खिलाफ हैं कि किस तरह अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, किस तरह कोरोना में हुआ, किस तरह लॉकडाउन में क्या क्या हुआ, और किस तरह इस देश के जो हालात बना दिए गए, बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। वो सारा आक्रोश जो है वो किसानों के आंदोलन के साथ जुड़ गया है। ये शायद बीजेपी अभी समझ नहीं आ रही उनको। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये एक मेरी जिम्मेवारी होगी। मैं समझता हूँ कि अगर हम कामयाब हो पाए, और उसके लिए मदद चाहिए हमें आपकी। आप भी सफ़रर हैं, मुझे मालूम है, ना बोले कभी। आपकी तनख्वाहों में भी लॉकडाउन में कट लग गया, तो आप भी सफ़रर हैं। हम चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो जो और फॉर्म है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, फॉस्वेक है, क्राफ्ट है, इन सबसे कोशिश करूँगा मैं कि मिल के जाके बात करके उनको बताएं कि आज कोई पार्टीबाजी की भी बात नहीं है। बीजेपी की नीतियां जो हैं वो हर वर्ग के खिलाफ हो चुकी हैं। तो ये हमें आने वाले चुनाव में इस बात का मदद करेगा। चंडीगढ़ में पूर्वांचल के अधिकतर लोग देखे जाते हैं, हिमाचल से हैं, उत्तराखंड से हैं, लाखों की आबादी में है, जिनमें कई लोग गरीब पाए जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या चीज़ नहीं लेके आने वाले? देखिए, मैं पहले कह रहा कि इस वक्त हम विपक्ष में हैं, हम आवाज़ उठा सकते हैं, ये वायदा कर सकते हैं कि जो कांग्रेस की नीतियां गरीबों के लिए उस वक्त बनाई थी, हर घर को छत मिले, सस्ते रेट पे मिले, उनको अनाज मिले, ये चीज़ें अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो ये चीज़ें हम सारी रिवाइव करेंगे। पानी का रेट जो इन्होंने बढ़ाया, 3 गुना कर दिया है, अगर हमें कारपोरेशन में मौका मिल गया कि हमारा वहाँ मेयर बन जाए, जो इसकी मुझे उम्मीद है कि लोग हमें वोट दे के बनाएंगे, पहली मीटिंग में हम इस पानी के रेट को वापस करेंगे। क्योंकि अब ये बताइए, जिसका 1,000 रुपये का बिल आता था उसका 3,000, 2,500, 4,000 बिल आ रहा है। तो आप उतना टैक्स लगाइए ना लोगों की। आपके पास मेजॉरिटी है, आप हाउस में जो मर्जी पास कर लें, जैसे मोदी जी कर रहे हैं, जैसे बिल पास किए, ऐसे ये कर रहे हैं हर मीटिंग में। तो वो प्रचंड का ये फ़ायदा थोड़े दिन के लिए ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ कि हम आते ही जो चंडीगढ़ कारपोरेशन के जो भी काम इन्होंने टैक्स लगाए ये करे हैं, सबको वापस करेंगे। सर, अगर इतिहास के पन्ने खोल के देखे जाएँ तो उसमें आप 1 महीना जेल भी रहकर आए हैं, उसको थोड़ा खोल ये। नहीं, वो विपक्ष में थे उस वक्त, हम 78 की बात है ये। तो कॉल थी एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से, उस वक्त संजय गांधी जी जिंदा थे। तो ये कुछ गवर्नमेंट उस वक्त परेशान करने हो लगी थी इंदिरा गांधी जी को, झूठे मुकदमे बना रहे थे। एक बार इनके ऊपर लगा दिया जी, इंदिरा जी ने मुर्गियाँ एक फार्म से चोरी कर ली। एक ये स्पेशल कोर्ट बनाने की उस टाइम बिल कर, उसके खिलाफ एक कॉल दी थी कि आप सारे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट करो। तो उस वक्त हमने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तीनों ने मिल के 2-2, 2,500, 3,000 लड़का इकट्ठा करके यूथ कांग्रेस का हमने प्रोटेस्ट किया।
तो जोश होता है उस वक़्त। कुछ प्लानिंग भी थी हमारी कि आधे लड़के सामने निकल जाएं, आधे जाके बादल साहब के जो कैबिनेट रूम है उसमें घुस गए थे। वहाँ जाके फिर जब लड़के होते हैं तो फिर शौक होता है, कोई चीफ मिनिस्टर बना के बिठा दिया, कोई फाइनेंस मिनिस्टर बिठा दिया, कोई कुछ कर दिया। चीफ सेक्रेटरी को भी फ़ोन कर दिया एक आदमी ने कि हमने पंजाब गवर्नमेंट टेक ओवर कर ली है। तो ये सब वो जोश में है, लेकिन उसका हमें मालूम नहीं था। बाद में ये पता लगा कि बीबीसी लंदन से खबर आ गई कि जी पंजाब में बगावत हो गई, गवर्नमेंट उल्ट दी गई। और वो 5-7 मिनट लगे, फिर उसके बाद बीएसएफ आ गई, पुलिस आ गई, फिर चीफ मिनिस्टर की भी कुटाई हो रही है और फाइनेंस मिनिस्टर भी ज़मीन पे लेटाया हुआ है। हम सब फिर पुलिस की कुटाई थी। फिर इन्होंने 100-150 आदमी हमारा गिरफ्तार कर लिया, फिर उनको जेल डाल दिया इन्होंने। महीने के करीब हम अंदर रहे, तो महीने बाद फिर बेल बुल हुई सारी। तो उस वक्त वो आंदोलन फिर सारे देश में फैल गया था। अभी आपने बात की युवाओं की, तो युवाओं के दिल पर तो आप राज करते ही हैं। दूसरी पार्टियां ले लीजिए, बीजेपी ले लीजिए और अदर पार्टी ले लीजिए, उनके जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके दिलों पर भी राज करते हैं। तो क्या कारण हो सकता है? ये कमेंट्स बड़े खतरनाक है कि बीजेपी वालों पे राज करते हैं। उसका सिर्फ एक ही कारण है भैया, कि मैं हमेशा इस बात में विश्वास करता हूँ कि जो आदमी जिस पार्टी में है और उसकी जो आइडियोलॉजी है उस पर वो कायम रहे और अपनी अपनी पार्टी के लिए वफादारी के साथ काम करे। निजी आक्षेप करना, निजी अटैक करना, ये मेरी स्वभाव में नहीं रहा। और यही कारण था कि आज बीजेपी वाले हों या और पार्टियां वाले भी हों, हम अपनी अपनी पार्टी की बात ज़रूर करते हैं ज़ोर शोर से, लेकिन मैं कभी भी किसी पे निजी आक्षेप नहीं किया। और मुझे उसका रिवार्ड भी मिलता है कि वो भी नहीं करते, जो करता है तो जवाब मिलता है। तो मैं तो कई बार बात करता हूँ कि बहुत पहले समय जब हम शुरू में कांग्रेस में थे, हम देखते थे कि अगर किसी बीजेपी वाले की या कांग्रेस वाले की लड़की की शादी है, तो कोई पार्टी वाला जो पहले पहुंच गया, मान लीजिए कांग्रेस वालों की है, तो बीजेपी वाले खड़े होकर बारात का स्वागत करते थे कि ये बेटी किसी की नहीं है, बेटी हमारी है। एक तरह की पॉजिटिव राजनीति। राजनीति है और ये यही होना चाहिए। देश में जो हालात बिगड़ रहे हैं, जो जिस तरह दुश्मनी की हद क्रॉस की कर रहे हैं, जैसे बीजेपी वाले बहुत जहरीला सा कई बार पोस्ट डाल देते हैं, शायद उनको अच्छा लगता होगा, हमें तो अच्छा नहीं लगता। ना डालना चाहिए तो ना, ये मेरा तो ये कहना है। नए युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए क्या कैंपेन चला सकते हैं आप? हाँ, देखिए, मैं क्योंकि खुद यूथ कांग्रेस में प्रेसिडेंट रहा हूँ, 3 साल 4 साल मुझे मौका मिला है। और आज भी जो मेरे साथी हैं वही हैं जो मेरे साथ 84 में थे। तो एक तजर्बा है कि यूथ क्या चाहता है। यूथ हमेशा थोड़ा अग्रेसिव होता है। अब उसकी अग्रेसिवनेस को हमने पॉजिटिव तरीके में इस्तेमाल कैसे करना है, उसके लिए कुछ प्रोग्राम तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने चलाए हैं। सोशल मीडिया में बहुत लोगों को जोड़ा जा रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों को कैंप लगाए जा रहे हैं और कई तरह की स्कीम्स हैं। लोकल स्तर पर हम चाहते हैं कि जैसे एजिटेशन हो उसको युवा लीड करे, होश के साथ करे, कुछ वो ना हो। मैं नहीं चाहता कि लाठी चार्ज हो या पानी पुलिस को चलाना पड़े। लोकतंत्र में होता है कि हम बैठे हैं, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचे कि हम पार्टी का हमारा क्या है। तो मैं कोशिश ये होगी कि लड़के आएँ, ये माहौल बने कि प्रधान पीछे और लड़के आगे हों, तभी पार्टी को मजबूती मिलेगी। अगर मैं ये करने में कामयाब हो गया तो समझो मेरा प्रधान बनना सफल है, कि मुझे ना लगे कि मैं ही लीड कर रहा हूँ, लड़के मुझे लीड कर रहे हैं। चंडीगढ़ के जो वो एमपी हैं, किरण खेर जी हैं, उनके कार्यकाल से आप कैसा देखते हैं उनको, कि कैसा रहा? क्योंकि 5 साल पहले भी निकाल गए, फिर दोबारा है, तो क्या लगता है? देखिए, हम राजनीति में हैं तो राजनीतिक बात तो थोड़ी करनी पड़ती है। बहुत बार हमने भी और कई और संस्थाओं ने किरण खेर जी के बारे में लापता के पोस्टर निकाल दिए कि पता बताने वालों को इतना एक ढंग होता है पॉलिटिक्स में, तो ये करते रहे लोग। पहले 5 साल कार्यकाल उनका बिल्कुल बेकार रहा, कुछ भी नहीं चंडीगढ़ के कर पाए। बल्कि चंडीगढ़ फाइनेंशियल क्राइसिस में चला गया, फंड दिल्ली से नहीं आ पाए। कॉरपोरेशन में आप देख रहे हैं कई बार खबरें आ जाती हैं कि फ़ंड उनके सैलरी के लिए फ़ंड नहीं है। अब 2 साल हो गए हैं। अब पहले तो मैंने भी कई बार वीडियो डालने का शौक़ है मुझे, मैं कई बार कमेंट्स डाल देता था उनके बारे में। अब मुझे एक चीज़ पता लगी है कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। अब मेरा मन नहीं करता और होना भी नहीं चाहिए। अगर वो तबीयत वाकई उनकी ख़राब है तो फिर हम ना कमेंट्स डालें। ये भी एक सभ्यता है हमारी कि कोई आदमी बीमार है, दुश्मन भी कहते बीमार हो तो उसका पता करने जाना चाहिए। लेकिन चंडीगढ़ मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि किरण खेर जी के लिए जिन लोगों ने वोट मांगी थी, अब जिम्मेवारी उनकी बनती है।
अगर वो नहीं आ पा रही किसी वजह से, आज एडवाइजरी काउंसिल में भी मुझे पता लगा कि नहीं आई, बहुत अहम होती है, तो क्या संजय टंडन जी, अरुण सूद जी, सत्यपाल जैन जी, या जो उनके पार्षद हैं, जो उस वक्त के मेयर हैं, सब ने वोटें किरण खेर जी के लिए मांगी थी। तो हम करते हैं ना कि वोट दो, हम आपके काम कराएंगे। तो अब ये जिम्मेवारी नहीं निभा रहे, ये हर बात किरण खेर पे डाल रहे हैं, ये गलत है। ये उनको अब उनकी जो, अगर सही में मुझे पता है कि बीमार है, मैं कोई उनके खिलाफ कोई टिप्पणी अब ऐसी नहीं करना चाहूँगा कि कोई उनको बेड पे पड़े हुए कोई तकलीफ दे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अपनी जिम्मेवारी से ये भाग रहे हैं, ये गलत है। चंडीगढ़ में आपका जन्म हुआ है, आप शुरू से चंडीगढ़ को देख रहे हैं, वो चंडीगढ़ और आज का चंडीगढ़ कैसे देखते हैं? देखिए, उस वक्त का जो चंडीगढ़ था, उसमें जहाँ तक विकास की बात है, चंडीगढ़ ने बेतहा विकास किया है। उस वक्त बहुत कम कारें होती थी शहर में, कोई एक दो कार निकलती थी। मेरे घर, ये चंडीगढ़ का एंड था उस वक्त, इससे आगे चंडीगढ़ नहीं था। अब तो वो मोहाली तक पहुंच गया। तो हम कई बार बैठे होते थे, कभी किसी एक आदमी की कार होती थी, 5-4 स्कूटर निकल जाते। अब दरवाजे बंद करने पड़ते हैं, इतना ट्रैफिक हो गया, इतनी आवाज़ें आती हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत बड़ी हैं चंडीगढ़ में, मतलब मेडिकल हब हो गया है, बाहर वाले देशों से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। एजुकेशन के मामले में चंडीगढ़ बहुत आगे निकल गया, बहुत इंस्टीट्यूट आ गए हैं, कॉलेज हो गए हैं, पीजीआई की बहुत एक्सपेंशन हुई है। उस मामले में तो कोई कमी नहीं है विकास की, और उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा शेयर है इस विकास में, क्योंकि ज़्यादातर कांग्रेस का ही राज रहा है, कांग्रेस के एमपी रहे हैं। कि जितना मर्जी कहते रहें, जो पुरानी जनता वो जानती है। लेकिन जो एक सोशल ढांचा होता है, सुकून वाला, प्यार मोहब्बत वाला, वो अब मिसिंग है। वो नहीं, अब या शाम को अब वो प्योर हवा नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती, जो आपस में प्यार मोहब्बत होता था वो कहीं नहीं मिलता। ऐसे लगता है हर आदमी एक दूसरे को मारने के लिए तुला हुआ है। ये कल्चर जो है ना, एक चंडीगढ़ का नहीं था। चंडीगढ़ में वार्ड की संख्या बढ़ गई है, 26 से अधिक हो गई है, लमसम डबल हो गई है। तो अब आने वाले टाइम में अगर आप नगर निगम में आते हैं, कांग्रेस आती है, तो किस तरह से इसको मैनेज करेंगे? क्योंकि जो बाहरी इलाके हैं वहाँ पर कई समस्याएं हैं, लोगों की कई समस्याएं हैं, उनके लिए। देखिए, मैंने पहले कहा है कि इसमें सबसे बड़ी कमी रही है बीजेपी की कि वो सेंटर से फंड नहीं ला पाए। हमारे टाइम में 12 साल 15 साल लगातार हर साल 5 से 10% की बढ़ोतरी रही, और इनके 2015 में मेयर आए तो पहले साल ही 200 करोड़ का कट लग गया। 800 साढ़े 800 का जो बजट था हम छोड़ा था, वो आज 400-450 करोड़ पे विकास के लिए आ गया। गांव उसमें ज़्यादा अफेक्टेड हुए, क्योंकि अब 2 साल से गांव मर्ज हो गए, वहाँ काउंसलर भी नहीं है, पंचायत भी नहीं है, सरपंच भी नहीं है, कोई है नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पहले हमें लग रहा था कि इन्होंने गलत बहुत कर दिया, मर्जर कर दिया, पंचायत समिति ख़त्म कर दी, पंचायती राज ही ख़त्म कर दिया इन्होंने। चंडीगढ़ में गलत किया बीजेपी ने, क्योंकि ये 3 टायर सिस्टम होता है लोकतंत्र में। क्योंकि कांग्रेस वहाँ अच्छा परफॉर्म कर रही थी, इन्होंने सब उड़ा दिया। लेकिन चलिए, जो हो गया अब उसका कहते हैं ना, जो मेजॉरिटी है तो उन्होंने कर दिया। ये जो कमियां हैं इनकी, गांव में टैक्स लगाना, गांव के लिए फंड नहीं देना, गांव की सड़कों की हालत बहुत बुरी है, गांव के अंदर पानी के रेट बढ़ा दिए, प्रॉपर्टी टैक्स बहुत बड़ा लगा दिया, सीवरेज सेस लगा दिया, कौ सेस लगा दिया। ये सारी चीज़ें गाँव वालों ने उम्मीद नहीं की थी। ये शर्तें थी कि 10 साल तक इनको नहीं तंग किया जाएगा। लाल डोरा वाली बात थी कि लाल डोरा के बाहर रेगुलाइज करना है। अब इन्होंने देखा कि सारे किसान जो चंडीगढ़ के हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। अब इन्होंने ध्यान भटकाने के लिए ये एजेंडा ले आए कि गांव वाले खुश हो जाएंगे। मुझे मालूम है इसमें क्या अड़चने आनी है, क्या होना है, कब होना है नहीं होना। ये सिर्फ एक स्टंट है इनका कि किसानों, जो गांव वाले हैं, हम उनको एक दिखा दें कि जी लाल डोरा के बाहर हम रेगुलर कर देंगे। उनको ये पूछें पहले कि आप अपना मास्टर प्लान तो दिखाओ। मास्टर प्लान में जो जगह है इन्होंने खाली दिखा रखी है। बहुत लोगों को नहीं पता, चंडीगढ़ का एक मास्टर प्लान है, उसके अंदर 1-1 इंच ज़मीन जो है वो नापी गई है, खाली कौन सी है, बिल्डिंग कौन सी है, आने वाले समय में क्या बनना है। इन्होंने पूरी मास्टर प्लान जो बनाया है बीजेपी ने, उसके टाइम में बनाया, उसमें तो लाल डोरे की जगह जो बाहर वाली है खाली प्लान दिखाया है। कैसे रेगुलाइज करेंगे? मास्टर प्लान को पहले अमेंड करें, तब जाके ये हो पाएगा। ये सिर्फ स्टंट है उनको, गाँव वालों को सिर्फ आंदोलन से ध्यान भटकाने का। सर, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो पवन कुमार बंसल जी के बाद आपके नज़रिए में कौन सा ऐसा प्रतिनिधि हो सकता है जो उनकी जगह ले सकता है? आप बाद वाला शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो हैं नेता, हमारे हैं, वो रहेंगे, वो नेता हैं। और
अगर वो 5 बार लोकसभा में गए हैं, राज्यसभा में गए हैं, तो ये सोचना तो वैसे ही गलत है। और दूसरी बात जो आपने सवाल किया है, ये मेरे लेवल का नहीं है। ये इस मामले में हाईकमांड फैसला करती है, और आज हाईकमांड हमारी चंडीगढ़ की पवन बंसल है। तो इसमें जैसे आपका नाम बहुत ज़्यादा वो होता है कि आप बहुत दयालु हैं, सबके दिलों पर राज करते हैं, तो हम क्या मान सकते हैं कि क्या आप भी उसके उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए, मैंने आज से 20 साल पहले अपने मन में कहा था कि मैं चंडीगढ़ से कभी भी लोकसभा की टिकट नहीं मांगूंगा, ना मेरा ध्यान है, ना मैंने लड़ना है, और मैं उस पर कायम हूँ। अब प्रधान बन गया हूँ तो अब तो मैं शायद कारपोरेशन भी नहीं लड़ूंगा। तो इसलिए दूसरी बात, एक ही पार्लियामेंट की सीट है, और वो काबिल आदमी को ही जो पार्टी समझती है, और मेरे हिसाब से इस वक्त हमारे सामने पवन बंसल जी के अलावा कोई काबिल चेहरा, मैं ये नहीं कहता कि बाकी ठीक नहीं है, पर एक एक में सबसे बढ़िया होता है। तो बंसल जी की अपनी एक छवि है, एक बुद्धिजीवी की छवि है। उन्होंने सिर्फ देश में नहीं, इंटरनेशनल फोरम पे जाके भी कई बार हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया है। आज देखो उनको कितनी जगह मिली है, ट्रेजरर भी बना दिया, और उसके बाद नेशनल हेराल्ड जो है उसका सीईओ बना दिया, जो गांधी परिवार का अपना अखबार है। तो क्या आप समझते हैं बिना काबिलियत की चीज़ें बनी गई हैं? किसको बनाया जाता है वहाँ पे? किसके ऊपर? जो ट्रेजरर है वो एक बहुत भरोसे वाला आदमी होता है पार्टी का, कि ईमानदारी से काम करे। तो बंसल जी की छवि एक अपनी है, उनका मुकाबला अभी हमारे में भी तो करने वाला कोई नहीं है। जैसा कि अभी आपने सुभाष चावला जी को सुना है, इनके जो विचार थे उनको सुना कि किस तरह से आने वाले समय में नई नीतियों, युवाओं को लेकर ये आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नगर निगम चुनाव और लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस हार चुकी है। उसके बाद जो जिस तरह से सुभाष चावला जी का नाम उठ के सामने आया, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, कांग्रेस को एक तरह की दोबारा संजीवनी मिल चुकी है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं राहुल तिवारी, राष्ट्रीय खबर।